आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और आपकी खुशियों की कुछ बात करेंगे आज। और इसलिए शैक्षिक समागम में हमने आज बुलाया एक विशेष मेहमान को जो सीधे जयपुर से चलकर आ रहे हैं। आप हैं डॉक्टर प्रभात पंकज। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर के आप निदेशक हैं और साथ में चूंकि आप हैप्पीनेस के इकोनॉमिक्स की गणना कर रहे हैं, उसकी समझ विकसित कर रहे हैं और लोगों के साथ उससे साझा कर रहे हैं। और ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भूटान में रहकर 7 साल काम किया है और चूंकि भूटान जो है वो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स पर काम करता है, वो ग्रॉस नेशनल इंडेक्स पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको असली कमाई लोगों की ज़िंदगी और लोगों की खुशियों में समझ में आती है। तो इस कॉन्सेप्ट क्या है और इसको कैसे समझना है और हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है, ये समझेंगे। और पूरी दुनिया में इस पर क्या कुछ समझ बन रही है, क्योंकि डॉक्टर प्रभात पंकज हार्वर्ड के ट्रेनर हैं और साथ में लीडरशिप प्रोग्राम आपने वहाँ से किया और उसके साथ में आप अलग अलग जगहों पर जा करके इस प्रोग्राम को प्रोफेशनल्स के बीच में, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के बीच में और जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं उनके बीच में इसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग खुशियों की गणना और उसकी किताब अपने साथ रखें और उसकी कैलकुलेशन भी करें। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत रेडियो जयघोष में। और हैप्पीनेस, वैसे तो लोग खुश रहना चाहते हैं लेकिन इस चक्कर में सब दुखी हैं। तो ये हैप्पीनेस क्या है, इसको कैसे समझा जाए और कैसे हासिल किया जाए? हैप्पीनेस की जो स्टडीज़ है वो एक्चुअली हैप्पीनेस को एक डेस्टिनेशन के रूप में नहीं देखता कि ये एक जगह है जहाँ हमें पहुँचना है या हम पहुँच गए, ऐसा कुछ नहीं है हैप्पीनेस के अंदर। हैप्पीनेस एक जर्नी है, एक लाइफ ओरिएंटेशन है। जैसे हम हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, लाइफ मॉडिफिकेशंस करते हैं, तो किस लिए करते हैं? कुछ अचीव करने के लिए करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं जैसे मसल बिल्डिंग। कुछ अगर लोग ये ऐसा कहें कि काश मेरा मसल बहुत अच्छा होता, तो इससे बेहतर ये होगा कि वो इस बात को समझें कि आज आपका मसल अच्छा नहीं है, उसका कारण ये है कि आप रेगुलर जिम नहीं गए हैं, इसीलिए आपका मसल अच्छा जाएंगे बन जाएगा। आप अगर जाएंगे तो आपका मसल बन जाएगा। तो इसमें सोचने वाली बात नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं आज खुश नहीं हूँ, तो हैप्पीनेस स्टडीज़ जो है ना, उसका जो महत्व है वो इस बात में लाई करता है कि अगर आप ये कहते हैं मैं खुशी नहीं हूँ, तो इसका कारण आप कहेंगे कि दैविक कारण है, भगवान ने चाहा तो मैं खुश हो जाऊंगा, भगवान ने चाहा, ये चांस के ऊपर आप छोड़ देते हैं। तो ये उसी तरीके का है कि मसल को आपने चांस के ऊपर छोड़ दिया, तो ये तो गलत है। आपने चूंकि आप नहीं गए जिम में तो आपका मसल नहीं बना, ये चांस की बात तो है नहीं। तो आप अगर खुश नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने खुशी के ऊपर काम नहीं किया है। तो अगर आप खुशी के ऊपर काम करेंगे तो आप खुश रहेंगे। तो हैप्पीनेस स्टडीज़ का महत्व जो है वो ये है कि ये बताता है कि आप खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। इट्स लाइक मसल बिल्डिंग, इट्स लाइक कैपेसिटी बिल्डिंग। तो हैप्पीनेस इज ए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। तो हम यंग लोगों को ज़्यादा प्रेरित करते हैं कि भाई आप जल्दी इसको समझिए, क्योंकि एक बार जब आपका एज निकल जाएगा, आप जैसे 40-50 के ऊपर हो गए, ऑफ कोर्स वहाँ पर भी हम हैप्पीनेस की बात कर सकते हैं, लेकिन जो कैपेसिटी बिल्डिंग का टाइम है वो आपने खो दिया। तो जितना जल्दी आप इसको समझेंगे कि लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस जो हमारा लाइफ का है वो किस बातों पर डिपेंड करता है और इसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, अगर जितनी जल्दी आप जिम जाना शुरू करेंगे उतना बेटर। एक इशारा, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर प्रभात पंकज ने कही है एक उदाहरण के जरिए कि अमूमन लोग अपने सपनों को पूरा करने की दुश्वारियों में फंसकर मुश्किलों में आते हैं, कठिनाइयाँ बढ़ा लेते हैं और खुशी जो उनके पास थी वो छिनती चली जाती है। और ऐसा हो रहा है क्योंकि हम लोग एक ऐसी ज़िंदगी पाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है और हर बार उसके मायने बदलते जाते हैं, उसके माइलस्टोन्स बदलते जाते हैं और हम एक ऐसी रैट रेस में, एक चूहा दौड़ में शामिल हैं जिसमें मुश्किलें हमें घेरती जाती हैं। डॉक्टर साहब, चूँकि आप मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं और आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स आपका विषय रहा है PhD में, तो इन सब चीज़ों को आप इकोनॉमिक्स से जोड़ते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स दूसरी इकोनॉमिक्स के साथ तालमेल कैसे बिठाती है, क्योंकि अब दुनिया तो पैसे के पीछे भाग रही है और पैसा बिना संतुष्ट हुए किसी काम का नहीं है। लोग कहते हैं कि असली जो आमदनी है वो आपकी निरोगी काया है, वो होना बहुत ज़रूरी है। आपने चूहे वाली रेस की बात करी, तो ये उसी जगह वैसा ही है कुछ। जैसे चूहे रेस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बाय द टाइम यू फील दैट यू आर कम्पीटिंग, कि आपने सारे चूहे को के आगे निकल गए, तो जो मार्केट है वो कुछ और चूहा ऐड कर देता है आपके पीछे, तो आप हमेशा चूहे के पीछे ही रहते हैं। वो आप कभी कम्पीट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये ऐसा है। तो इसमें ऐसे सोचिए कि जैसे मान लीजिए मुझे आइसक्रीम अच्छा लगता है, राइट, और मुझे आइसक्रीम मिलेगी तो मुझे खुशी मिलती है, और जितना आइसक्रीम मिले उतना अच्छा है, जितना मुझे बहुत पसंद है खाना। और लेकिन आइसक्रीम के साथ प्रॉब्लम क्या है
कि आपको एक बार अगर आपने खा लिया तो उससे काम नहीं बनने वाला है। आपको एक फिर आइसक्रीम चाहिए, फिर आइसक्रीम चाहिए, फिर आइसक्रीम चाहिए, फिर आइसक्रीम चाहिए, और हमेशा आइसक्रीम चाहिए। वो जहाँ दिखेगा वहीं चाहिए। तो इसका सोर्स अगर साइंटिफिक एनालिसिस अगर आप करें तो इसके पीछे का जो केमिकल है उसको हम लोग कहते हैं डोपामाइन। इसको हम लोग कहते हैं साइंस ऑफ हैप्पीनेस। तो साइंस ऑफ हैप्पीनेस ये बताता है कि ये सारी चीजें जो है, जैसे मनी इज ऑल्सो लाइक दैट, आइसक्रीम की तरह ही है कि अगर आपको थोड़ी मनी मिल गई तो ये संतुष्टि देगा, तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो एनीथिंग दैट गिव्स यू दिस काइंड ऑफ किक, उसको डोपामाइन से आता है। अब ये देखिए कि कंट्राडिक्शन देखिए, मैंने बड़े सारे लोगों के साथ वर्कशॉप्स किए, तो बड़े बड़े सीईओज को मैंने और जो कॉर्पोरेट के लोगों को मैंने पूछा कि भाई आप 10 चीज़ें लिस्ट करिए जो आपको लगेगा कि ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो उन्होंने 10 चीज़ें जो लिस्ट की, और जब हमने 2000 से ऊपर के क्वेश्चनेयर को हमने एनालाइज किया तो उसमें देखा कि 80% जो चीज़ें उन्होंने लिस्ट की वो सब डोपामाइन बेस्ड है। अब आप सोच के देखिए कि अगर आपने लाइफ को प्लान किया और आपने 10 आइटम में से 8 आइटम आपने डोपामाइन में डाल दिया और डोपामाइन बेस्ड बना दिया, तो फिर आप दौड़ते रहिए लाइफ में। तो उसको हम लोग कहते हैं हेडोनिक लाइफ। हेडोनिक लाइफ, इसको थोड़ा एलाबोरेट करें। हेडोनिक लाइफ जो है सुखांतवाद से आता है कि आपको लगता है कि मैं खुश हूँ, लेकिन आप खुश होते नहीं। तो उसमें क्या है कि इट्स लाइक आपको किसी ने ट्रेडमिल पर चढ़ा दिया और आपको दौड़ने के लिए कहा, ट्रेडमिल चालू हो गया, आप दौड़ रहे हैं, लेकिन आप कहीं पहुंच नहीं रहे। आप वहीं पे हैं। तो लास्ट में एंड ऑफ द डे, जैसे मान लीजिए आप 60 के हो गए, 70 के हो गए, उस वक्त आपको एहसास होता है कि ओह मैं तो दौड़ रहा था लेकिन मैं पहुंचा कहीं नहीं। देयर इज समथिंग दैट आई मिस्ड इन माय लाइफ। तो वो क्या मिस किया आपने? तो साइंस ऑफ हैप्पीनेस कहता है कि आपने 80% अगर डोपामाइन को बेस बना दिया तो आपकी लाइफ मिस हो गई। तो आप सोचिए कि सेरोटोनिन कहाँ से आएगा आपके बॉडी में, अब आप सोचिए ऑक्सीटोसिन कहाँ से आएगा आपके बॉडी में, और अब आप सोचिए एंडोर्फिन कहाँ से आएगा। एंडोर्फिन जो है उसको कहते हैं हम लोग नेचुरल पेन किलर। अगर आपके बॉडी में एंडोर्फिन है तो वो आपको हील करता है अंदर से, आपको शांति देता है। और एंडोर्फिन आता कहाँ से है? तो एंडोर्फिन आता है एक्सरसाइज करने से। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मॉर्निंग में उठ करके आपने इसको अडॉप्ट किया कि नहीं, चाहे कुछ भी हो मैं आधे घंटे जरूर वॉक करूँगा, ठीक है, ये बड़ा छोटा सा रेसिपी है, लेकिन ये आपके बॉडी में एंडोर्फिन क्रिएट करता है, तो आपकी हीलिंग हो रही है, आपको शांति है। अब ऑक्सीटोसिन कहाँ से आता है? आपने किसी को हेल्प किया, एक एग्जांपल फिर दे रहा हूँ, आपने किसी को हेल्प किया तो आपको खुशी मिली। जब तक आपको खुशी नहीं मिलेगी तो आप हेल्प क्यों करेंगे? हेल्प करते हैं क्योंकि हेल्प में आप टाइम दे रहे हैं, आप पैसे खर्च कर रहे हैं, फिर भी आप हेल्प करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक आंतरिक खुशी मिलती है। अब आप सोच के देखिए कि क्या ये खुशी सेम है जो आप आइसक्रीम खाने से आपको मिलता है? दोनों में फर्क है। आइसक्रीम खाने से भी खुशी मिलती है और हेल्प करने से भी खुशी मिलती है। क्यों? फर्क क्या है? फर्क ये है कि आइसक्रीम खाने से आपको डोपामाइन मिलता है और हेल्प करने से ऑक्सीटोसिन मिलता है। और दोनों का बैलेंस आपके बॉडी में होना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि हम दुखी रहते हैं क्योंकि हम वो बैलेंस कर नहीं पाते। और डोपामाइन बेस्ड जितनी भी खुशियां हैं वो हमारे दुख के कारक बन रही हैं और हम डिप्रेशन और बहुत गहरे अवसाद के शिकार हो रहे हैं। और ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे पूरी दुनिया की ये समस्या है, और केवल स्वास्थ्य जनित समस्याएं नहीं है, मानसिक समस्याएं भी हैं। और इन दोनों के कारण ऑफिस के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वहाँ भी तनाव आता है, आपके सोसाइटी में भी तनाव आता है और घर में भी तनाव आता है। और इतना तनाव आप हल कैसे करेंगे अगर एंडोर्फिन नहीं होगा? तो उसका बैलेंस भी करना है। तो अब डॉक्टर साहब यहाँ से एक और सवाल ये आ रहा है कि इस बात को समझना और समझाना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम मैनेजमेंट में के स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स को देखते हैं वो भी बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, चिकित्सा की बहुत सारी पढ़ते हैं, सब इतना पढ़ते हैं, ये छोटी छोटी बातों को समझना इतना मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए है कि अब जमाना उस तरीके का हो गया है। अब जो सोशल मीडिया है और जो टेक्नोलॉजी है, जो आपके AI बेस्ड ये सब जो आ रहे हैं, वो सब से ये सारी चीजें आपको 1000 डायरेक्शंस में ले जा रही हैं। और ये सारा गेम जो है वो आपके दिमाग का है। अब दिमाग में क्या होता है कि इसके जो मिडिल ब्रेन है उसको हम लोग कहते हैं लिजर्ड ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम उसको बोलते हैं, लिजर्ड ब्रेन। वो हमेशा उछलता कूदता रहता है, कुछ भी आएगा उछलता। अब वो क्या करता है कि जितनी भी चीज़ें आपके न्यूरॉन्स फायर हो रही हैं वहाँ पर, उसको वो ढकेल देता है प्रीफ्रंटल ब्रेन। अब प्रीफ्रंटल ब्रेन जो है वो डिसाइड करता है कि इसको लेफ्ट में ले जाना है, राइट में ले जाना है। अगर उसने राइट में फेंक दिया तो आप नेगेटिव में चले जाएंगे, लेफ्ट में फेंक दिया तो आप पॉजिटिव में चले जाएंगे। तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में आप झूलते रहते हैं। आपको लगता है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। और फिर कोई नई न्यूज़ आ गई तो आप फिर तो आप जितनी चीज़ें देखते हैं उससे अफेक्टेड होते हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, न्यूरोसाइंस कहता है कि पूरे 24 घंटे में आपके दिमाग में 50,000 थॉट्स आएंगे, लगभग, ज़्यादा 50 से 60,000 थॉट्स आते हैं। और उसमें से 80% जो थॉट्स आएंगे वो नेगेटिव थॉट्स होंगे, क्योंकि आपका प्रीफ्रंटल ब्रेन जो है उसको हमेशा राइट की तरफ धकेलता रहेगा, पुश मिलता रहेगा।
और जो 20% थॉट्स आपके आएंगे वो पॉजिटिव होंगे। अब आप सोचिए कि अगर आपने अपने दिमाग के बारे में कुछ नहीं किया और आप अफेक्टेड होते रहे सारी चीज़ों से जो कि दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन वहाँ से इन्फॉर्मेशन, आप छोटे छोटे आप देखिए वीडियो की जो साइजेस हैं वो कितनी छोटी हो गई। अब टिकटॉक और उससे भी छोटा वीडियो अब आ रहा है। अब तो आप फ्यू सेकंड्स की वीडियो के लिए 60 सेकंड 30 सेकंड, अब आपका अगर 20 सेकंड का भी वीडियो है तो आपको लगता है कि बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। और पहले क्या होता था कि एक फिल्म में एक साइड से, एक स्क्रीन के एक साइड से दूसरे साइड पर वॉक करते हुए हीरो हीरोइन जाते थे और लोग उसको देखते थे। 3-3 4-4 घंटे की फिल्म होती है। अब तो वो ही नहीं करते, अब तो 20 सेकंड की फिल्म उनको लंबी लगती है। इसका कारण ये है कि ब्रेन तो हमारा वही है, फिर क्या हो गया, ब्रेन ये हो गया कि ब्रेन अकस्टम्ड हो गए और इसकी स्लाइसिंग हो गई, पूरी स्लाइसिंग हो गई है। तो अब इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, इसकी लिजर्ड ब्रेन जो है बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो लिजर्ड ब्रेन अगर स्ट्रांग हो गया तो आपकी चांसेस ऑफ नेगेटिविटी में जाने की बहुत ज़्यादा हो गई। इसीलिए सुनने की जो अप्रोच है वो भी प्रभावित हुई, बहुत ही प्रभावित हुई है, कम हो गई है। तो अब रीज़न ये है कि आप देखिए, अगर आपने अपने ब्रेन के बारे में कुछ नहीं किया और ऐसे ही छोड़ दिया, जैसे काम कर रहा है वैसे छोड़ दिया, तो क्या होगा? तो आप नेचुरली नेगेटिव होंगे, नेचुरली आप डिस्ट्रैक्टेड होंगे। इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, और इसको हम लोग कहते हैं अटेंशन डेफिसिट। डिस्ट्रैक्टेबिलिटी से अटेंशन डेफिसिट आता है। अटेंशन डेफिसिट का मतलब कि हम किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और फोकस नहीं है तो फिर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाते। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है तो हम विजुलाइज नहीं करते हैं चीज़ों को। जब ये कैपेसिटी कम हो जाती है दिमाग की, तो आपको अनहैप्पीनेस होना बहुत ही लाजिम है, और काम बिगड़ते जाएंगे, और हम सुधारने की सपने देखते जाएंगे, संकट बढ़ते चले जाएंगे, और वो संकटों का पहाड़ इतनी बड़ी हो जाएगा कि कई बार इतनी नकारात्मकता भर जाती है कि लोग सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं। और ऐसे देखने में आ रहा है कि बहुत से इंस्टीट्यूशन में छोटे मोटे कोई फेलियर हो जाना, कोई एग्जाम में फेल हो जाना, या किसी बिजनेस में किसी बहुत झटका लग जाना, ऐसे गलत फैसले लोग करते हैं। शायद इन्हीं स्थितियों का वो सामना करते होंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जो क्लू है वो एक बड़ा ही अच्छा कॉरोलरी दिया गया था कि हाथी का कॉलोरी दिया गया, और हाथी के कॉलोरी में बताया गया कि हाथी पर जो महावत बैठा होता है, अगर वो हाथी को कंट्रोल नहीं करता है और वो बैठा हुआ है हाथी के ऊपर, तो हाथी क्या करेगा? तो हाथी डिस्ट्रॉय करेगा, वो फार्म को करेगा, जान ले सकता है, किसी को फसल के नुकसान कर सकता है, घर गिरा सकता है, ये सारा चीज़ कर सकता है हाथी। लेकिन अगर महावत हाथी को चलाना जानता है तो हाथी क्या करेगा? बड़ी प्रोडक्टिव चीज़ें करेगी, वो सामान ढोएगा, ये करेगा वो। दिमाग भी हमारा हाथी की तरह है, और हम जो है सो महावत हैं। अगर हमने हाथी को कंट्रोल नहीं किया तो यही होगा, हमारा पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, दूसरों की लाइफ हम बर्बाद करेंगे, अपनी लाइफ भी बर्बाद करेंगे। और अगर हमने हाथी को कंट्रोल किया, अपने दिमाग को कंट्रोल किया, तो हम इससे बहुत ही अच्छी और प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं और जीवन को अपना खुश रख सकते हैं। सो द क्लू टू हैप्पीनेस इस सेंस में अगर आप देखेंगे वो ये है कि हाउ यू कंट्रोल योर माइंड। उसके बाद एक लार्जर क्वेश्चन है, कैन वी कंट्रोल आवर माइंड? क्या ये हमारे हाथ में है या नहीं है? न्यूरो साइंटिस्ट कहता है हमारे हाथ में, और किसके हाथ में? लेकिन हम कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो और मन अनकंट्रोल्ड है, और मन को नियंत्रित करने के लिए ऋषि मुनियों ने बड़ा काम किया, लेकिन कैसे करें? तो डॉक्टर साहब ये ज़रूर समझने की बात है, क्योंकि ये न्यूरो साइंस की बात भी है, ये सोशल साइंस की बात है, ये ह्यूमन कैपेबिलिटी की बात भी है, और साथ में ये तमाम तरह के रिसर्चर्स के बीच में आजकल जो मॉडर्न रिसर्चर्स हैं वो भी हमें कैसे इसमें मदद कर रही हैं, और इसमें अभी तक क्या कुछ काम किया गया है दुनिया भर में, इस सब पे बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद लौटते हैं और डॉक्टर प्रभात पंकज से इन गूढ़ रहस्यों के कड़ियों को खोलने की कोशिश करते हैं। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM, और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। हमारे खास मेहमान डॉक्टर प्रभात पंकज, जो कि जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर राजस्थान के आप निदेशक हैं, और साथ में आप इस पूरे जीवन की जो आपाधापी है उसमें खुशियों पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उन खुशियों की ज़रूरत सबकी है, लेकिन ये बाज़ार में मिलती नहीं, और जिस तरह से मिलती है उसके लिए हमें खुद समझना, जानना, और फिर उसे मानना और उस पर अमल करना ज़रूरी है। तो चलिए, अमल की बारी है। अभी कुछ बात आपने समझी है और कुछ बात और समझनी बाकी है। डॉक्टर साहब, अभी चूँकि आप एकेडमिशियन हैं, आप इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं, तो अभी हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े पैकेजेस की तरफ लोग भाग रहे हैं, लेकिन सब खुशी पाना चाहते हैं, लेकिन वो खुशी उनसे दूर जा रही है। इसको समझाने के लिए अभी आपने क्या एक्सपेरिमेंट किए, उसके क्या परिणाम मिले?
मनी का जो रिलेशनशिप है हैप्पीनेस के साथ, उसको काफ़ी डीपली स्टडी किया गया। जैसे अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है। अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में देखा गया कि जो अमेरिका का जीडीपी है पर कैपिटा, वो 1950 से लेकर के अभी तक की जो स्टडी है, डिफरेंट वेव्स ऑफ सर्वेज वगैरह किए गए, तो उसमें देखा गया कि जो पर कैपिटा है वो करीब 3 to 4 टाइम्स बढ़े हैं, 3 to 4 फैक्टर्स से ऊपर हुआ है। और जो एवरेज हैप्पीनेस है अमेरिकन्स का, वो या तो स्टैग्नेंट पाया गया कुछ स्टडीज़ में, और कुछ स्टडीज़ में पाया गया कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो लोगों ने अमेरिकन प्रियम्बल को देखना शुरू किया कॉन्स्टिट्यूशन के, और उनके प्रियम्बल में लिखा हुआ है इन द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो लोग पूछने लग गए कि भाई 50 साल हो गए, आपका जीडीपी तो इतना हो गया, लेकिन ये परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस का क्या हुआ? और जो आंकड़े बताते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे स्ट्रेस का आंकड़ा, मोर देन 80%, हमारे यहाँ 88% है, इंडिया में तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रेस है। और जो वर्ल्ड एवरेज है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद देखिए सुसाइड का डेटा देखिए, उसके बाद मेंटल हेल्थ की डेटा देखिए। बड़े सारे मेंटल हेल्थ हैं जो हम रिपोर्ट ही नहीं करते। साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है, तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट ये बहुत ही परवेसिव है। दैट्स नंबर 1। दूसरा जो है, सोसाइटी जिस तरह से ग्रो कर रही है, खास करके अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, वहाँ पर एक फैक्टर काम कर रहा है, वो है लोनलीनेस। अब लोनलीनेस जो है, उसको पाया गया कि लोनलीनेस जो है सबसे बड़ा किलर है आपका। जैसे कोई रिटायर करता है 60 एज में, एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, 60 एज में रिटायर किया, और उसके मरने की प्रोबेबिलिटी जो है ना, नेक्स्ट 5 ईयर्स में डबल हो जाएगी अगर वो अकेला रहेगा। तो अब आप देखिए, ये जो फैक्टर है कोई नहीं बताता। अब दूसरा है कि जो सोशल फैबर है हमारा, वो ब्रेक कर रहा है। अब जैसे आपके नेबर ने अगर फरारी खरीद ली, तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। क्योंकि टेंशन। अब ये कोई डॉक्टर बताता नहीं है कि आपके हार्ट अटैक का कारण आपका नेबर है। आप हार्ट अटैक से बचने के लिए आप दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन पड़ोसी के पास कुछ इलाज है जो आपको परेशान कर सकता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। तो ये सारे डेवलपमेंट के नतीजे हैं, और ये सारे डेवलपमेंट जो है वो मनी बेस्ड है, जो जीडीपी बेस्ड है। तो आपने भूटान का जिक्र किया था शुरू में, तो भूटान एक ऐसा कंट्री है जिसने एक मॉडल तैयार किया है कि वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात करते हैं। तो वो कहता है कि भाई मनी तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अदर चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, जैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे हमने शुरू में आपको बताया कि डोपामिन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में ऑक्सीटोसिन भी इम्पोर्टेंट है, सेरोटोनिन भी इम्पोर्टेंट है, और एंडोर्फिन भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या हमारा जो आउटलुक है एट द कंट्री लेवल, एट पॉलिसी लेवल, एट गवर्नमेंट लेवल, एट हाउस होल्ड लेवल, एट इंडिविजुअल लेवल, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हमारी है कि होलिस्टिक लाइफ जो है, और एक जो खुशी से भरा हुआ जीवन है, उसमें इन सारी चीज़ों को लेके चलना है। तो मनी को कोई निगेट नहीं कर रहा, लेकिन मनी ही सिर्फ है, सब कुछ है, उससे हमारी परेशानी बढ़ रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जिसे मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा कि ये जो धन है, जो ये नोटों की गड्डियाँ हैं, या हरी हरी और लाल नोटें तो मुसीबत के देश में समस्या बनी गई है 2000 की, लेकिन ये इसके पीछे अंधा अनुकरण करना, बिना सोचे समझे बेतहाशा भागते जाना, ये ज़्यादा संकटकारी है, क्योंकि आप ठहर कर संतुलन नहीं बना रहे हैं जीवन में, और उसमें भी डोपामाइन बेस्ड सारा काम ज़्यादा हो रहा है, जिसमें आप ज़्यादा सफलता के छोटे छोटे आस पड़ोस के पैरामीटर्स के आधार पर तय करने लगे हैं। ये खतरा है। इसलिए आपको रुकने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है, और विचार करके उनको नोटिफाई करने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं और कितनी गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए आपने मुसीबतों को बढ़ाया है। तो डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने भूटान का जिक्र किया, तो भूटान एनवायरनमेंट पे भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपने सिटीजन्स के लिए, वो हैप्पीनेस के लिए उनको भी बहुत दौड़ा नहीं रहा है। बहुत सारे जो उनके पॉलिसीज़ हैं उसके बिहाफ पे हैं। अभी हमारे भारत में चूँकि जनसंख्या भी ज़्यादा है, मुश्किलें भी ज़्यादा हैं, और उन सब के बीच में सबको तरक्की भी करनी है, तो एक लेवल पर आकर बात करने के लिए अगर कोई एक स्टैंडर्ड कोई केस स्टडी, अगर कोई ऐसा सक्सेस स्टोरी कोई बताना चाहें आप, जिससे लोग सीधे कोरिलेट कर सकें, अपने आप को जोड़ सकें कि साहब बस इतना ठीक है ना। पहले रोटी और कपड़ा मकान 3 चीज़ें बताई जाती थी कि साहब ये पा लेना पर्याप्त है, हमने अचीव कर लिया, मतलब हमारा जीवन सफल हो गया, अब हम शांति से अब वानप्रस्थ आश्रम का अनुभव करेंगे, शांति से जिएंगे। फिर लोगों ने बदल दिया, तो भाई अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, अब और ज़्यादा है कि एकदम हाई क्वालिटी, एकदम टॉप रहना है, और टॉप का अंत नहीं है। तो क्या क्या करें, डूज एंड डोंट्स भी बताएं। बहुत ज़रूरी सवाल आपने किया। तो एक हैप्पीनेस लेबोरेटरी हमने बनाया हुआ है, उसमें एक स्कैनिंग फैसिलिटी है, आपके फिंगर्स को हम स्कैन करते हैं, और फिर कैलिब्रेटेड सॉफ्टवेयर है जिससे हम
एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं और वो बताता है कि आपके चक्रास की पोजीशनिंग कैसी है और कहाँ है, कितना अलाइंड है, कितना नहीं अलाइंड है। और हम ये भी पता लगाते हैं कि आपके एनर्जी फ्लो आपके बॉडी में कहाँ पर कैसा हो रहा है, ज़्यादा है, कम है। उसके बाद हम आपको स्ट्रेस प्रोफाइल आपका निकालते हैं। तो ये एक एंशिएंट विजडम, जो इंडियन एंशिएंट विजडम है, वहाँ से निकल के आया है। तो हमारा जो खुशियों का खजाना है तो वहीं छिपा हुआ है, कुंडलिनी में है। बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे कि मैंने ये देखा कि जिन भी लोगों का चक्रास 70% और उससे कम अलाइंड है, तो उनके साथ काफ़ी इश्यूज हैं। और फिर हम लोग उनके खान पान के बारे में देखते हैं तो पता चल जाता है कि ये गड़बड़ी कहाँ है। फिर उनके हम दिनचर्या को देखते हैं, उससे पता चल जाता है कि इसकी गड़बड़ी कहाँ है। तो खास करके अगर हम इस तरह से हम देखें कि हमारा चक्रास जो है करीब 90% से ज़्यादा अलाइंड होना चाहिए, ताकि हम होलिस्टिक लाइफ और एक अच्छा लाइफ लीड कर सकें, तो 4 चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये 4 चीज़ें हैं क्या, ये मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ अपनी पूरी स्टडीज़ का। उसको मैंने अपनी तरफ से उसको नाम दिया है, उसको कहते हैं फल्क्रम ऑफ लाइफ। अब फल्क्रम ऑफ लाइफ में क्या है कि 4 में से कोई भी एक चीज़ अगर अपसाइडेड है, डाउन है या अप है, तो उसको बैलेंस होना चाहिए। चारों पर आपको ध्यान देना है, तभी जा करके आपकी लाइफ सही होगी। पहला होता है बॉडी, शरीर। तो बॉडी के लिए मेरा प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ 2 ही है। अगर आप प्रैक्टिकल सेंस में कहें, 2 प्रिस्क्रिप्शन है। पहला प्रिस्क्रिप्शन है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, यानी आपको वॉक शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। चाहे आप मॉर्निंग में करें, शाम में करें, जैसे भी करें, आप वॉक जरूर करें 30 मिनट से लेके 1 घंटा। और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल वॉक करना है। तो ये पहला प्रिस्क्रिप्शन। दूसरा है कि आपको सोना जरूरी है। यहाँ लोग सोना भूल गए हैं, तो सोने का है कि आपको 7 to 8 आवर्स आपको सोना है। और तीसरा आता है खाने पीने का। तो खाने पीने में बहुत ज़्यादा मैं अभी बातचीत नहीं करना चाहूँगा। खाने पीने का सिंपल फार्मूला ये होता है कि आपके जब एज ऊपर बढ़ने लगती है, तो आप कैसे खाते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या खाते हैं उससे। तो आप जो खाते हैं आप खाते रहिए, लेकिन आप कैसे खाते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो जब आप 40 से ऊपर होते हैं या 30 के ऊपर जाते हैं, तो आपका जो प्लांट बेस्ड डाइट है वो बढ़ना चाहिए प्रोपोर्शन में, और एनिमल बेस्ड डाइट जो है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए। तो ये सिंपल फार्मूला है, तो इस पर डिटेल में हम लोग बात करते हैं। दूसरा जो फलक्रम है लाइफ का, उसको हम लोग कहते हैं माइंड। तो बॉडी को आपने देख लिया, अब दिमाग। अब दिमाग के लिए आपको करना है माइंडफुलनेस एक्सरसाइज, जो हमारे एंशिएंट विजडम का पार्ट है। हार्टफुलनेस करिए, माइंडफुलनेस करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज आजकल बड़े बड़े CEOs लोग लीडरशिप में अभी आ गया है, और इसका जो रिकॉग्निशन है वो वर्ल्ड ओवर है। हर कोई इस बात को अब मान गया है। साइंटिफिक एनालिसिस हुई है, काफ़ी बड़े बड़े सारे पेपर्स निकले हैं इसमें। IIT बॉम्बे से लेकर के आप मिशिगन तक बात कर लीजिए, MIT तक बात कर लीजिए, सब लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो माइंडफुलनेस आपको करना है 10 से 15 मिनट। अगर आप कर सकते हैं तो इससे आपका दिमाग कंट्रोल में रहता है, अटेंशन डेफिसिट आपकी कम हो जाती है, फोकस आपका बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल अचानक आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे कम होने लग गया। और जैसे ही स्ट्रेस लेवल कम होगा आपके लाइफ में, उससे आपकी बीमारियां कम होनी शुरू हो जाती है, तो आपका लाइफ बैलेंस्ड हो जाता है। तो ये है माइंड की बात। फिर तीसरा फलक्रम हमारा जो जीवन का है, उसको हम लोग कहते हैं हार्ट। हार्ट का मतलब वो लिटरली हार्ट नहीं है, हार्ट का मतलब है इमोशंस। तो इमोशंस को आप कैसे हैंडल करते हैं। इमोशंस जो है वो आपको डिफरेंट डायरेक्शंस में ले जाता है, और इमोशंस ज़्यादातर कंट्रोल से बाहर की चीज़ होती है, वो एक्सटर्नल गाइडेड होती है, एक्सटर्नल फैक्टर से गाइडेड होती है। तो जब आप माइंडफुलनेस करते हैं और थोड़ा सा ध्यान अपने अंदर की तरफ ले जाते हैं, तो आपको इमोशन को कंट्रोल करने की भी ये मिल जाती है, उसको क्लू मिल जाता है आपको। तो उसमें जैसे स्टोइसिज्म है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं इमोशन को कंट्रोल करने के लिए। आप कैसे सोचते हैं, कैसे आप चीज़ों को अप्रोच करते हैं। सो देयर आर मेनी वेज कि आप इमोशंस को भी, इमोशंस जो है वो आपका जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को देख के कैसे जज करते हैं। जैसे आपने किसी को देखा और आपने कहा कि ये तो अच्छा आदमी नहीं है, राइट। तो ये जो आपका डिसीजन है इस आदमी के प्रति, वो आपको इस आदमी के प्रति का जो इमोशन है वो जनरेट करता है आपके शरीर में। जैसे ही आपने अगर मान लिया कि ये अच्छा आदमी हो सकता है, तो आपका इमोशन उसी तरीके का हो जाएगा। तो आपका जो जजमेंट है, वो जजमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, और जजमेंट को कंट्रोल करके फिर आप इमोशंस को ठीक कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल क्लू मैंने। लास्ट जो है चौथा फलक्रम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है कि जब हम अपने लाइफ के अंत में पहुंचते हैं, जैसे मान लीजिए आप 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, हम सबको एक ऐसा टाइम आता है अपने जीवन में जहाँ हमें खड़े होकर के अपने पूरी लाइफ को देखना पड़ता है। और जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं और अब आप सोचते हैं कि क्या मैं आज खुश हूँ अपने लाइफ से, क्या चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैप्पीनेस क्वेश्चन है जो हर व्यक्ति को फेस करना है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर किसी भी चीज़ में नहीं है, ना ही पैसे में है, ना आपके अचीवमेंट में है, ना आपके फैमिली में है, ना कहीं नहीं है इसका आंसर।
इसका आंसर जो है वो आपके अंदर है। और वो क्या चीज़ है, उसको हम लोग कहते हैं सोल, आत्मा, राइट। तो आत्मा को अगर आपने समझा, सोल को अगर आपने समझा, सोल को अगर आपने नर्चर किया। अब एक सिंपल तरीका है सोल को समझने का, क्योंकि सोल थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। तो सोल को समझने का सिंपल तरीका ये है कि सोल का मतलब होता है कि जैसे एक मेरे डॉक्टर फ्रेंड है, एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक डॉक्टर फ्रेंड है, वो डायबिटिक्स को ट्रीट करते हैं और वो बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर है, पैसे हैं, सब कुछ है उनके पास। एक डॉक्टर मतलब कोई भी चाहेगा कि उस तरह का अचीवमेंट लाइफ में हो, इससे बड़ा और क्या हो सकता है, इज्जत है, रेपुटेशन है। एक मेरे दूसरे दोस्त हैं, वो भी डॉक्टर हैं और वो भी डायबिटिक्स को ही ट्रीट करते हैं और वो भी इक्वली सक्सेसफुल है। लेकिन जब मैं दूसरे डॉक्टर फ्रेंड से अपनी बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया हुआ है कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, मैंने सोचा कि अगले 5 साल तक में एक भी डायबिटिक पेशेंट इसमें ना रहे। तो मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो मैं यंग लोगों से बात करता हूँ, जिनको डायबिटिक हो गया है उनके साथ काम करता हूँ। तो उनका कहना ये है कि देखो ऐसा है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं डायबिटिक्स को ट्रीट करता हूँ और अगर मेरा नेबर डायबिटिक्स पेशेंट हो जाए तो मेरे डॉक्टर होने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। तो ये कहते हैं सोल को नर्चर करना। तो मैं अब ये सोचता हूँ कि मेरा ये दोनों डॉक्टर फ्रेंड जो इतना सक्सेसफुल है लाइफ में, दोनों ही 70-80 का होगा, कभी ना कभी 90 का होगा, 100 का होगा। और वहाँ से जब वो अपनी लाइफ को देखेगा पीछे मुड़ के, तो किसके पास इसका आंसर होगा कि एम आई हैप्पी? इज़ डेफिनेटली द सेकेंड फ्रेंड जिसने अपने सोल को नर्चर किया, पर्पस को क्रिएट किया और उस पर्पस के लिए लाइफ को डिवोट किया। ही विल हैव ए बेटर आंसर। बिल्कुल, आत्म आनंद जो आपके आत्मा का भाव है, अगर वो बढ़ता है तो आप निश्चित रूप से सुखी होंगे। हो सकता है कि पैसे कम हो सकता है कि आपका घर 2 BHK हो या आपके पास गाड़ी छोटी हो सकता है कि आपके पास जो आपने बहुत बड़े बड़े सपने पाले हों उतने आपने अचीव न किए हों, लेकिन जो आपने अचीव किया है वो एक संतुष्टि है और वो आत्मसंतुष्टि आत्मसम्मान भी उत्पन्न करती है और उससे जीवन भी सरल होता है, क्योंकि उस रैट रेस से आप बाहर हो चुके हैं और ये होना ज़रूरी है। इसलिए हम आज ये बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी खुशियों से तभी भरी रह सकती है जब आप मुश्किलों को पालना बंद कर दें, जब आप ऐसे सपनों को जो आपके लिए गैर ज़रूरी हैं उनको अपनी सूची में जोड़ना बंद कर दें। तो चलते चलते आपका संदेश बहुत से हमारे श्रोताओं और दर्शकों को क्या रहेगा? खुश रहें। खुशियाँ बहुत ज़रूरी है, वही तो अल्टीमेट गोल हमारे लाइफ का वही है कि हम अगर खुश हैं तो सब कुछ है, खुशी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लाइफ का। और खुशी के लिए थोड़ी सी जानकारी, अवेयरनेस करिए और हैप्पीनेस से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च वगैरह कुछ पेपर्स पढ़िए। ऐसा देखा गया है कि जो लोग जितनी ज़्यादा अच्छा जानकार लोग हैं, जिनको पता है कि खुशी किस बात पर डिपेंड करती है, लाइफ क्या है, वेलनेस क्या चीज़ है, तो वो ज़्यादा अच्छा अपने लाइफ को लीड कर सकते हैं। तो इसे मैटर ऑफ अवेयरनेस, इसे मैटर ऑफ नॉलेज, इसे मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो आप इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करिए, नॉलेज को अडॉप्ट करिए और आप खुश रहेंगे। बिल्कुल। और खुशी भी अगर मिलकर बांटी जाए तो ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि मुस्कुराहट भी बढ़ती है, स्प्रेड होती है। इसी तरह से आप जुड़कर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ मिलकर काम करें, बहुत से लोग मिलें तो एक समाज में एक अच्छे एग्जाम्पल्स भी सेट करेंगे और एक दूसरे को मदद भी करें। ये ज़रूरी है आज की मुश्किल घड़ी में। तो आप सब बेहतर हों, खुश रहें और खुशियों को विस्तार करें। डॉक्टर प्रभात पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और शैक्षिक समागम का ये सत्र आपके जीवन में कितना ज़रूरी रहा, आपका फीडबैक क्या है, आप ज़रूर दें। हमारे मोबाइल ऐप पर भी अपना कमेंट आप दे सकते हैं और साथ में आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जयघोष, जो कि यूट्यूब चैनल और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी आप अपने फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आप भी कुछ अच्छे इनिशिएटिव चला रहे हैं समाज के लिए, जीवन के लिए, मानव जाति के लिए, तो आप भी हमें साझा कर सकते हैं ताकि हम भी आपको अपने साथ हम कदम कर सकें। सुनते रहिए रेडियो जयघोष।